गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया एआई मिशन। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन बजट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी को 551 करोड़ रुपीस जो है वो इंडिया एआई मिशन के लिए दिए गए हैं। ये इंडिया एआई मिशन है क्या? ये इसका मिशन का एम ये है कि हम पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सिटीजन्स की उसको इम्प्रूव कर सकें। इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना सकें हम एआई इनोवेशन और अडॉप्शन में। तो की पिलर्स क्या हैं इंडिया एआई मिशन के? पहला तो ये है कि स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम बनाना 10,000 जीपीयूज तक का पीपीपी मॉडल के थ्रू। फिर है कि इंडिजिनस लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स बनाना, ठीक है, और डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशनल मॉडल्स बनाना। फिर हाई क्वालिटी नॉन पर्सनल डेटा सेट्स बनाना एआई इनोवेशन के लिए। एआई एप्लीकेशंस क्रिटिकल सेक्टर्स में लेके आना। बैरियर्स जो हैं एआई एजुकेशन में उनको रिड्यूस करना। डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट करना, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जुलाई 2024 में जो है ग्लोबल इंडिया एआई समिट भी दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसका एम था कि कोलैबोरेशन और नॉलेज एक्सचेंज हो सके। अब इंडिया एआई मिशन और बजट 2024 को अगर हम देखें तो आईटी मिनिस्ट्री को जो है वो 300 से 500 ग्राफिक प्रोसेसिंग जीपीयूज़ की जो है कंप्यूटिंग कैपेसिटी प्रोक्योर करने के लिए ये बजट दिया गया है। और सबसे पहला ये बजटरी एलोकेशन है इंडिया एआई मिशन को प्रॉपरली हमारे बजट में। तो मिनिस्ट्री की अप्रोच ये है कि हम एआई कंप्यूटिंग, स्केलिंग और डेटा सेट एप्लीकेशंस को जो है वो मॉडरेट करें, ठीक है। और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जीपीयू प्रोक्योरमेंट जो है वो इंडियन स्टार्टअप्स को असिस्ट करने के लिए की जा सके। तो एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू 50% वायबिलिटी गैप फंडिंग भी जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बजट 2024 में अनाउंस किया गया है कि अब से जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे प्रॉपर्टी सेल पर। तो ये कब मिलते हैं? कैपिटल गेंस टैक्स जब लगता है, ठीक है। कैपिटल गेंस टैक्स क्या होता है? जब आप टैक्स इम्पोज करते हो सेल ऑफ एन असेट पर। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो डिफरेंस होता है बिटवीन सेल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी और इट्स परचेज प्राइस, वो आपका अगर उसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आपको ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। तो बजट 2024 का अगर हम कंपैरिजन करें कैपिटल गेंस टैक्स से, तो असेट्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अब सिर्फ दो ही पीरियड्स में क्लासीफाई किया जा सकेगा। अगर 12 महीने तक आपने असेट को होल्ड किया तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। और अगर आपने 24 महीने से ज़्यादा असेट को होल्ड किया है तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। लेकिन जो स्टॉक होते हैं, जैसे जो इक्विटी स्टॉक्स होते हैं, उनको उनके लिए जो शॉर्ट टर्म है वो 12 महीने रहेगा। और जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है 15% से बढ़ाकर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए, उनके ऊपर आपको इंक्रीज़ कर दिया है। जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख पर ईयर, लेकिन जो रेट है वो 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, ठीक है। तो जो टैक्स होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे या फिर फाइनेंशियल या अदर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर, वो रिड्यूस कर दिया गया है। 20% जो था पहले उसको 12.5% कर दिया गया है, ठीक है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्या हैं? जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट की आप सेल करते हो तो उस पर आप इंडेक्सेशन करते हो, ठीक है। कैसे इंडेक्सेशन होती है? तो इसमें होता क्या कि समझ लो आपने साल 2000 में कोई प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में परचेज़ की थी, और आप उसको आज 1 करोड़ में जो है वो सेल कर देते हो। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने जो है 99 लाख रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि उस समय 1 लाख रुपए की भी बहुत वैल्यू थी। तो जब तक हम उस 1 लाख की आपकी जो परचेज़ है उसको करंट इन्फ्लेशन रेट के साथ इंडेक्स नहीं करेंगे, तब तक आपका ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं पता लगेगा, है ना। तो इंडेक्सेशन यही होता है। इंडेक्सेशन में आपको अपने परचेज प्राइस को एडजस्ट करने को मिलता है प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट से, तब आपकी जो रियल परचेज वैल्यू उस प्रॉपर्टी की पता लगती है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्पशन दिया है कि साल 2001 से पहले अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी या आपने उससे परचेज़ की थी उससे पहले, तो उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन एडजस्टमेंट जो है वो परचेज प्राइस ऑफ अ प्रॉपर्टी को इन्फ्लेट कर देती है। तो उससे जो है आपको जो है वो एक तरह से कम प्रॉफिट आपका दिखता है और उसके ऊपर कम फिर आपको टैक्स देना पड़ता है।
ठीक है। तो ये कैसे आप खुद कैसे कर सकते हो इसको, इन्फ्लेशन को एडजस्ट? उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर्स रिलीज़ करती है, ताकि जो है कैपिटल गेंस जो है वो स्पेसिफाइड एसेट्स पर कैलकुलेट किए जा सके। ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप रिमूव कर देते हो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को? तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ओनर्स जो हैं ओल्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के, वो बेचेंगे नहीं अपने लैंड को। फिर इससे क्या होगा कि अंडर द टेबल कैश डील्स होंगी, ताकि जो है वो अवॉइड किया जा सके टैक्स पेमेंट को, के बर्डन को। ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा कि इंक्रीज टैक्स बर्डन जो होगा वो कस्टमर्स के ऊपर ही शिफ्ट होगा, क्योंकि सेलर्स को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो पड़ रहा है, तो वो उसका बर्डन जो है वो सारा कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीनियम। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वॉक द टॉक करनी चाहिए सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, क्योंकि उनको लो ग्रीनियम पर जो है वो इंडिया के सोवरन जो ग्रीन बॉन्ड ऑफरिंग में जो उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ग्रीनियम क्या होता है? ग्रीनियम बेसिकली आप समझो कि जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको यील्ड मिलती है जो इन्वेस्टर होता है। ठीक है। जब भी कोई कंपनी जब बॉन्ड इशू करती है, तो वो उस पर अगर जो है वो जितना इंटरेस्ट पेमेंट दे रही होती है, या इंटरेस्ट जैसे समझ लो 10% दे रही है, तो लेकिन ग्रीन बॉन्ड पे क्या होता है कि ग्रीन बॉन्ड को कम इंटरेस्ट रेट पर जो है, या कम जो है वो यील्ड पर इशू किया जाता है, क्योंकि उसको कहा जाता है कि हम ये जो पैसा रेज़ कर रहे हैं वो हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में यूज़ करेंगे। तो एक तरह से इन्वेस्टर जो है वो उसकी सस्टेनेबिलिटी की जो अपील है उसको कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं थोड़ा अपना इंटरेस्ट को जो है वो ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो इससे पैसा जनरेट हो रहा है वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में होगा। तो यही जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का कहना है कि जो कंपनीज़ ग्रीन बॉन्ड्स तो इशू कर रही हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कम जो है वो रिटर्न दे रही हैं, लेकिन फिर भी उसका वो उस पैसे को जो रेज़ कर रही हैं वो उसको आगे ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स या फिर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन इन कस्टम्स लॉ। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन बजट का में जो है कस्टम्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई है, ताकि वैल्यू एडिशन नॉर्म्स जो हैं उसकी कंप्लाइंस को इजी किया जा सके, ताकि जो रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो कंसेशंस होते हैं उसको उसका वायलेशन ना हो। ठीक है। या फिर उसको जो है वो उसका नुकसान ना हो। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है? रूल्स ऑफ ओरिजिन वो क्राइटेरिया है जिससे कि जो कि डिफ़ाइन करता है कि एक प्रोडक्ट कहाँ बना था। तो ये डिटर्मिन करता है इकोनॉमिक नेशनैलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है डिटर्मिन करने का ओरिजिन को? गुड्स या तो कम्प्लीटली प्रोड्यूस या ऑब्टेन किए जाते हैं एक कंट्री में, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल, फिश, या सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि समझ लो चाइना से कोई प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया, यहाँ पर उसमें कुछ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसमें कुछ आपने चेंज कर दिया, तब माना जाएगा कि हाँ उसमें कोई वैल्यू एडिशन हुई है, सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन हुई है, तब उस पर रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है वो अप्लाई नहीं होंगे उस प्रोडक्ट पर। ठीक है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला तो ट्रेड डिफ्लेक्शन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि समझ लो इंडिया और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसका चाइना बेनिफिट लेके क्या करे कि चाइना यूएई के थ्रू हमारे कंट्री में टैरिफ से बचने के लिए जो है वो डंपिंग करना शुरू कर दे। ठीक है। तो इससे जो है लोकल इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो पाती हैं, क्योंकि वैल्यू एडिशन हो रही है उन कंट्रीज़ में, है ना। जैसे कि अगर जो है यूएई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, चाइना को अगर वहाँ से कुछ गुड्स हमारे पास भेजने हैं, तो उससे यूएई में डेवलपमेंट होगी ना। या फिर उल्टा भी ले सकते हो आप कि यूएई में चाइना को अगर कुछ भेजना है, तो वो इंडिया के थ्रू अगर भेजे, तो इंडिया में पहले उसको वैल्यू एडिशन होगी उस प्रोडक्ट में, तो वैल्यू एडिशन जब की जाएगी तो उससे ऑफकोर्स इंडिया में जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी। ठीक है। और जो ट्रेड प्रेफरेंसेस होती हैं हम उसमें जो है वैल्यू रूल्स ऑफ ओरिजिन के जो है क्लॉज रख देते हैं, ताकि समझ लो इंडिया और यूएई का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें हमने रूल्स ऑफ ओरिजिन रखा है कि आपकी कंट्री से ही जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसी पे ही हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है। तो हम जो है बाकी कंट्रीज़ को भी कहते एक तरह से इसमें हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आपको अगर हमारी कंट्री में बिना टैक्स रेट के कोई प्रोडक्ट भेजना है तो आप हमारे साथ एफटीए साइन करो। ठीक है। तो
प्रॉपर कस्टम रिकॉर्ड हेल्प मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ये। और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी अनफेयर कंपटीशन से बचवाती हैं, ठीक है, ताकि डंपिंग ना हो सके। तो चेंजेस क्या किए गए हैं, सेक्शन 28 DA जो है कस्टम्स एक्ट का, उसमें अमेंडमेंट की गई है। इसमें जो है जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन था उसको रिप्लेस कर दिया गया है ब्रॉडर डेफिनेशन के साथ कि प्रूफ ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जो कि ग्लोबल कस्टम प्रैक्टिसेस की जो है वो के साथ अलाइंड है। तो टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस अमेंडमेंट से ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी ओरिजिन ऑफ गुड्स को डिटरमिन करने में। लेकिन कंसर्न्स कुछ रेज़ किए जा रहे हैं कि इससे जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो जो है ब्रीच होगी, और हाई इंटेग्रिटी जो है वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो पहले भी थोड़ा कॉशियस है कि चाइना जो है वो इंडोनेशिया और वियतनाम का यूज़ करते हुए हमारी कंट्री में जो है वो रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लॉजेस को वॉलेट करते हुए हमारी कंट्री में जो है वो डंपिंग करता है गुड्स की, ठीक है, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हार्म होती है ना। तो बहुत सारे रूल्स ऑफ ओरिजिन के जो हैं ब्रीचेस देखने को मिले हैं हमें, जैसे कि 60 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है सिल्वर इंपोर्ट्स का यूएई के साथ जब से इंडिया और यूएई का एफटीए साइन हुआ है। जबकि हैरानी की ये बात है कि यूएई तो जो है वो सिल्वर प्रोड्यूस भी नहीं करता है, तो वहाँ से 60 टाइम्स इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? मतलब कोई और कंट्री जो है वो इंडिया और यूएई के एफटीए का फ़ायदा उठा रही है ना। तो एक रिकरिंग इशू रहता है रूल्स ऑफ ओरिजिन का, जिसको रॉबस्ट कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम उसको जो है हैंडल करना पड़ता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संगमेश्वरा टेम्पल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो संगमेश्वरा टेम्पल अभी रिसेंटली सबमर्ज हो गया था बैक वाटर्स ऑफ श्रीशैलम प्रोजेक्ट के पास, क्योंकि ह्यूज इनफ्लो ऑफ कृष्णा रिवर हुआ था अभी रिसेंटली। तो ये संगमेश्वरा टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और नंदयाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, कृष्णा रिवर बैंक के पास। इसको चालुक्य रूलर पुलाकेसिन टू ने बनाया था, और 1979 में इसको डिसमेंटल करके बिल्कुल रॉक टू रॉक एग्जैक्टली दोबारा बनाया गया। नगर स्टाइल में ये डेवलप्ड हुआ है। लार्ज हॉल है, इसमें 12 पिलर्स हैं, चारों कॉर्नर्स पर इस टेम्पल के क्रोकोडाइल कार्विंग्स भी बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओलंपिक ऑर्डर। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अभिनव बिंद्रा को जो है ओलंपिक अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा, जो कि एक हाईएस्ट अवार्ड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो देती है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करने के लिए ओलंपिक मूवमेंट में। इसको 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। 3 ग्रेड्स होते हैं इसमें, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। लेकिन गोल्ड अवार्ड तभी दिया जाता है जब किसी हेड ऑफ स्टेट को देना है, या फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही दिया जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ओलंपिक ऑर्डर की, कि एक सिंबल है कि आपने, जिसको भी अवार्ड मिल रहा है, कि मतलब आपने कुछ जो है ओलंपिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन दी है सिग्निफिकेंट, जिससे कि आइडल्स ऑफ यूनिटी, फ्रेंडशिप और फेयर प्ले ओलंपिक्स के जो है वो फैल रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तिंजापेरिन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने देखा है कि जो तिंजापेरिन है उससे जो ह्यूमन सेल्स को डैमेज होता है अगर कोबरा के काटने पर या कोबरा वेनम से, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। तो तिंजापेरिन जो है वो सीरियस ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग है, जिससे कि जो डैमेज होते हैं सेल्स को, वो भी हम देख रहे हैं कि जो कोबरा वेनम से जो डैमेज हो रहा है उसको भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो तिंजापेरिन की जो है ये कैसे काम कर रहा है कि ये जो इंटरेक्शन होती है वेनम और हमारे जो सेल्स के अंदर रिसेप्टर होते हैं जो कि वेनम मॉलिक्यूल्स को बाइंड हो जाते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो स्नेक की जो वेनम की टॉक्सिसिटी होती है वो बायोलॉजिकल पाथवे पर डिपेंड करती है, जो कि हमारे हेपरिन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट क्या होता है, ये जो है रिलीज़ होता है हमारे इम्यून सिस्टम से जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी थ्रेट को देखता है, तो ठीक है। तो अगर स्नेक का वेनम जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है तो हेपरिन सल्फेट जो है वो उससे नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो जब टीम ने इंट्रोड्यूस करके देखा तिंजापेरिन को, तो उसी टाइम जो सेल्स का जो सेल्स के साथ इंटरेक्शन था स्नेक वेनम का, वो कट गया और सेल्स जो है वो सर्वाइव हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is India AI mission. This topic is important for your governance section. So in the union budget, Ministry of Electronics has been allocated 551 crore rupees for the India AI mission for 2024-25. So India AI mission is an initiative which is aimed to harness the power of AI to drive economic growth, improve governance, and enhance the quality of life for citizens. The mission is aimed to position India as a global leader in AI innovation and adoption. So the objective of AI mission is India AI mission is to have scalable AI computing ecosystem with over 10,000 GPUs through PPP model. It is also focused on developing and deploying indigenous large multimodal models, and it will also streamline access to high quality non-personal data sets for AI innovation. It will also be promoting AI application in critical sectors. Uh, it will be focusing on reducing the barriers to AI education, supporting deep tech AI startups, and ensuring responsible AI development. So India also organized the Global India AI Summit recently, and the aim was to foster collaboration and knowledge exchange between the participating members. So IT Ministry has been given 550 crore rupees for procuring 300 to 500 graphics processing units so that they can enhance domestic computing capacity for AI system development. This is the first budgetary allocation for the India AI mission, and ministry has moderated its initial approach, and now it will involve AI computing, scaling, and data set applications. And government is planning to support the GPU procurement, which will assist Indian startups, okay, which is a major cost for AI startups. So India AI mission will follow a public-private partnership model with 50% viability gap funding also. Okay. So the next topic is removal of indexation benefits. This topic is important for your economy section. So budget 2024 has announced that they will be removing the indexation benefits which are otherwise available on the property sale. So this is applicable on capital gains tax. So what is capital gains tax? It is the tax imposed on the sale of an asset, and it is calculated as the difference between sale price of the property and its purchase price. Okay. Also, the classification of long-term and short-term capital gains has been revised, and it will now only be two holding periods: 12 months for short term capital gains, and 24 months for long term capital gains. Okay, so for short term capital gains, the tax rate has been increased from 15% to 20%, and for long term capital gains, even though the limit has been increased from 1 lakh to 1.25 lakh per year, but the exemption limit, that is the exemption limit, but the tax rate has also been increased from 10% to 12.5%, and that too without indexation benefits. So what is indexation? So let's suppose that you bought a piece of land at 1 lakh rupees in the year 2000, but you are selling it in 2024 at 1 crore rupees. Does it mean that you have earned 99 lakh rupees profit? No, because at that time 1 lakh rupees was also a very big amount. If you can only calculate your profit if you index it with the current inflation rate. Okay, so for that, indexation is done, and if you adjust it with inflation, then perhaps it may come out to be just 10 or 12 lakh rupees profit for you, and on that profit you are supposed to pay the LTCG, or that is long term capital gains. But government has given an exemption also, that indexation benefit can be taken if the sale of property is done for for the property that was bought or inherited before the year 2001. Okay, so indexation benefits are helpful in adjusting the purchase price according to the prevailing inflation rate. So government releases the cost inflation index numbers each year so that people can index their capital gains on specified assets. What would happen now? This would discourage owners of older residential properties. Let's suppose someone who bought property in the year 2005, they would not be willing to sell it, and they because otherwise there would be very high tax liability, and there will be rise of cash transactions, so black money would be generated because people would not want to have this higher tax burden. So sellers may also attempt to offset the increased tax burden by raising property prices. So the this would effectively transfer the cost to buyers also. Okay,
So the next topic is greenium. This topic is important for your environment section or your economy section. So chief economic advisor has recently said that private investors need to walk the talk on on prioritizing the sustainable investments because there is low greenium from them. What is greenium? It is the savings that an issuer of a green bond realizes because of the bond being green. This is the amount by which the yield on the green bond is lower. So, as an investor, you generally get higher returns on a normal bond, but in green bonds the returns are lower. Why? Because the investor thinks that they are ready to forego some of their returns because the money that they are investing will be going into green investments. So that's why chief economic advisor is saying that these to these issuers that you are raising money in the name of green bonds but you are not investing them in sustainable investments. Okay. So the next topic is rules of origin in customs law. This topic is important for your economy section. So Union Budget has introduced amendments to the Customs Act, which will ease compliance with value addition norms, which are otherwise in place to prevent the misuse of concessions agreed upon in a trade agreement, like between India and UAE. Okay. So rules of origin are the clauses or the criteria that are used to define where a product has been made, and it determines the economic nationality of a product in international trade. So there are criteria of determining origin. First is the wholly obtained or produced, which means that these goods are completely produced or obtained in a country, like agricultural products, minerals, or fish. But there are also substantial transformation. For example, that if you import something from China, the rules of origin would say that it is Chinese product. But if you add some significant value to it and through a specific manufacturing process, then the rules of origin may change. Okay. So what are the benefits of rules of origin? It prevents trade deflection, so that if two countries like India and UAE, both sides have FTA, it means that we are not taxing each other's product, but some third country should not take benefit of it by transferring the product from UAE to India. So to prevent that, we have these rules of origin clauses. Okay. It also grants trade preferences to the partners in FTAs, so that if we apply rules of origin, then China would think that instead of having or instead of using UAE to route my products into India, let me get into an FTA with India directly. Okay. So it is also a fair trade practice because it only eligible products benefit from trade preferences, and it also saves our domestic industry from unfair competition. Okay. So amendments have been made to the section 28DA of the Customs Act, and this uh, through this it has replaced the requirement of a certificate of origin, and now a broader definition of proof of origin would be made, and this change aligns with the global customs practices. So tax experts note that this amendment allows for greater flexibility in determining the origin of goods, but there are concerns about the potential breaches in self certification and the need for high integrity in exporting countries, so that customs revenue loss can be prevented. How you would be determining, or how you would trust the self certification clause or self certification of a product by the exporter, that needs to be seen. India has been very cautious about the past experiences because the goods have been diverted from countries like China, Indonesia, and Vietnam through those countries with whom we have FTA. Okay. For example, recently, after the signing of India UA FTA, 60-fold increase, 60 times increase has been witnessed from silver from UAE in terms of silver imports, even though UAE does not even produce silver. Okay. So that's why the rules of origin are very important, and this bringing this concept of proof of origin is in line with global trade practices. So the next topic is Sangameshwara Temple. This topic is important for your art and culture section. So Sangameshwara Temple has been submerged in the backwaters of the Sri Sashalam project because of huge inflow of the Krishna river. So Sangameshwara Temple is a Hindu temple which is dedicated to Lord Shiva, and it is located in Nandyal district of Andhra Pradesh. It is located on the Krishna river bank, and it was built in 740 AD by Chalukya ruler Pulakesin II. And this temple was dismantled and built exactly rock to rock in the current site in 1979. It was built in Nagara style.
This temple has a large hall with 12 pillars, and all four corners of this temple have crocodile carvings. So the next topic is Olympic order. This topic is important for your international relations. So recently, Abhinav Bindra was awarded the Olympic award by the International Olympic Committee. So this is the highest award by the International Olympic Committee for recognizing the outstanding contributions to the Olympic movement. It was established in 1975, and this Olympic order has three grades, that is gold, silver, and bronze. But the gold award is only given for to the heads of state and in exceptional circumstances. So Olympic order is basically the recognition of those people who have made significant contributions to the Olympic movement. Okay. So the next topic is tinzapirin. This topic is important for your science and tech section. So researchers have found that tinzapirin has significantly reduced the damage to human cells due to cobra venom. So this is a drug otherwise which is used to treat serious blood clots, and it has been found to be working in reducing the cells damage due to the cobra venom. And how it works? So tenzapirin works by blocking the interaction between the snake venom and the receptors in our cells, which bind to venom molecules. So snake venom's toxicity generally depends on how it outdoes or how it dominates the heparin sulfate, which is the which is released from our cells when our immune systems respond to a threat. So if snake venom is very toxic, then it would defeat the heparin sulfate, and our immune system would not be able to fight it. But when the team introduced tinzapirin, and the team observed that the cells were not able to the cells were not damaged by the snake venom. Okay, so they survived. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group, and we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.